नेक्स्ट सेशन अभी हम शुरू करेंगे और वो सब्जेक्ट है हमारा, कौन सा सब्जेक्ट? एनीमा। एनीमा कैसे किया जाता है, एनीमा का पूरा हिस्ट्री क्या है, ये सारी बातें थोड़ी हम जानेंगे। जिनको मेडिकल साइंस की भाषा में एनीमा शब्द इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास करके एनीमा ज़्यादातर एनीमा वर्ड्स के साथ दवाइयाँ जुड़ी हुई हैं। मेडिकल में जब प्रेगनेंसी बहनों को जब होती है तो अब उनको दवाइयों वाला एनीमा देते हैं, और बाद में ऑपरेशंस वगैरह जो भी करना है वो करते हैं, क्योंकि आंतों के आसपास जो भी कचरा जमा है तो बच्चे का बर्थ होने से पहले थोड़ी सफाई कर दे तो थोड़ा आसानी रहता है। तो ये सारी चीज़ें दवाइयों वाले एनीमा का प्रयोग है, और उसको इंग्लिश वर्ड्स में उनको एनीमा प्रयोग करते हैं। अभी आयुर्वेद हम देखेंगे तो उसमें पंचकर्म होते हैं, तो पंचकर्म में अलग अलग प्रकार के वमन हैं या नेति धोती जो भी कुछ उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक प्रकार बस्ती प्रक्रिया कहते हैं। तो बस्ती प्रक्रिया इट्स नॉट अदर वर्ड्स, इट्स कॉल्ड एनीमा। जो एनीमा वो साइंस में दवाइयों का देते हैं, उनके बदले आयुर्वेद में एनीमा का प्रयोग अलग अलग व्यंजन उसमें डाल के देते हैं। जैसे घी का एनीमा भी देते हैं, तेल का एनीमा भी देते हैं, और ऐसी मैं तो समझूंगा 100 चीज़ें हैं जिनके द्वारा एनीमा शरीर में दिया जाता है। फलाना पित्त का प्रकोप है तो इस प्रकार का एनीमा दो, कफ का प्रकोप है तो इस प्रकार का एनीमा दो, वायु का प्रकोप है तो इस प्रकार का एनीमा हो। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ फ़ायदे भी होते हैं उनके कारण, लेकिन बेहतर सबसे ये है कि सिंपल प्लेन वाटर एनीमा हम ले लेते हैं। और ये प्रयोग काफ़ी सारे समय, काफ़ी सालों तक बीवी चौहान सर ने अपने जीवन के ऊपर किए, और पता चला कि किसी औषध की या किसी ऐसी खाने पीने वाली चीज़ों का एनीमा भी ज़रूरत नहीं है, पानी से ही काम बन रहा है, तो फिर दूसरी चीज़ों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी एनडीएस की प्रथा में संजीवनी कहते हैं, संजीवनी क्रिया, ये जो सारी प्रोसेस हैं उनको नाम दिया गया है संजीवनी क्रिया। तो इनका वर्ड्स भी बहुत चूज़ के रखा है, क्योंकि इतने सारे अनुभव लोगों को हो रहे हैं संजीवनी क्रिया से कि उनको नया जीवन जीने की एक राह मिल जाती है, चाह मिल जाती है, और सफाई इतनी अच्छे तरीके से होती है ना, तो मन भी हल्का होता है, तन भी हल्का होता है, बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई भी भार भी नहीं रहता। लास्ट समय में हमारे वहाँ एक 66 ईयर्स की बहन आई, 15 गोलियाँ डिप्रेशन की ले रही थी। पहले दिन उनके साथ जो भी थे उनको भी खुद भी नहीं सोती थी, और दूसरों को भी अपने घर वाले हैं तो उनको भी जगाना पड़ता है साथ में। एक दुखी है तो दूसरों को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चमत्कार ये हुआ कि दूसरे लोगों को एनीमा के लिए राजी करना सहज है, लेकिन जो आदमी डिप्रेशन में चला गया है, जो आदमी खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो उनको कमिट करना बहुत वो बात है। एक दिन पहले दिन हमारे यहाँ रुकी तो बोली कि देखो मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप कहेंगे आंवला का जूस पी लो मैं पी लूँगी, मैं करेले का जूस पी लूँगी, लेकिन एनीमा की बात मत करना, मेरे को दूसरी फ्लाइट में मेरे को जाना है, अगर आप एनीमा की बात करेंगे तो मैं दूसरे दिन चली जाऊँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उनके भाई बोले कि वो थोड़ा डिप्रेशन में भी चल रही हैं, आप जैसे भी करके थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। 3 दिन उनको जूस पिलाया, थोड़ा डिटॉक्स पाउडर हमने यहाँ जो रखा है ना वो डिटॉक्स पाउडर भी दिया, उनसे उनका 30-45% कचरा निकला, थोड़ी हल्की हुई, यहाँ का लोड कम हुआ। हम ये डिटॉक्स पाउडर का वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं जो एनीमा के लिए स्टार्ट ही नहीं करना चाहते। बाद में उनको एनीमा दिया गया, डे बाय डे कचरा निकलता रहा। वो अपने एक्सक्यूज़ देती रही कि पानी अंदर ठहरता नहीं। भाई ठहरने की ज़रूरत भी नहीं है, ठहरता है तो अच्छा है 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन ठहराने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरे या चौथे दिन मैंने उनसे पूछा कि बहन जी रात को नींद आ जाती है, गोलियां कितना सेवन करती हैं? तो उन्होंने कहा भाई जी मैं पहले दिन से ही यहाँ आई तब मैंने गोलियां बंद कर दी, पहले दिन से, जो होना है देखा जाएगा। ज़्यादातर मैं किसी को गोलियां बंद करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि एक टफ सिचुएशन में मरीज हैं, न जाने क्या कुछ हो जाए उनके साथ, अभी एक परिस्थिति को झेल रहे हैं, तो उनका मेंटालिटी सारी नेगेटिव सेट हो जाती है।
लेकिन उन्होंने पहले दिन से गोलियां भी बंद कर ली और दिन में जब भी देखो तो आराम से सो जाती। रात को सोने के वांदे थे उनके, बोले दिन में भी सो जाती। सुबह 10 से 11, दोपहर 2 से 3, शाम को 6 से 7, जब चाहे सो लिया। क्योंकि एनीमा से कचरा निकलता है ना, तो आदमी एकदम रिलैक्स्ड माइंड हो जाता है। बिना टाइम के भी नींद आने लगती है, क्योंकि नींद आए वो कुदरत का वरदान है। हम समझते हैं यार टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, ये हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ये उबासी आ रही है। लेकिन उबासी आना, नींद आना एक अच्छी साइन है कि आप बच्चों की तरह जब भी चाहें सो सकते हैं। हम कहते हैं डिसिप्लिन में रहें, अभी नींद नहीं आनी चाहिए, आँख ऐसे ही खुली रखनी, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन आप पूरा रात भर अगर आराम नहीं है, और जब हम डिटॉक्स होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ घटने लगती है। बिना टाइम के भी नींद आना ये स्वाभाविक। और मैं तो कहता हूँ जब नींद आए तो सो लो, भूख लगे तो खा लो, प्यास लगे तो पी लो। छोटा बच्चा यही तो करता है और फिर भी महात्मा कहलाता है। तो महात्मा बनना मतलब सहज बनना, कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। जब भी आपको ये नेचुरल क्रियाएं हैं सारी। अच्छी नींद, हम जब वहाँ से आए 1 घंटा, मैंने विशाल भाई कह रहे थे कि आप सुबह आपको मुरली क्लास अगर नहीं ज्वाइंट कर पाए तो भी अच्छा, आप थोड़ा आराम कर लो, जो दूसरे दिन आपको बोलने में या परफॉर्म करने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मैंने सोचा कि शायद गाड़ी में नींद आ जाए तो ट्राई करता हूँ। तो मेरे को 1 घंटा एकदम ज़बरदस्त नींद आ गई। तो मैं 2:30 बजे हम पहुँचे, 2:30 या 3 बजे सेटल हुए कमरे में। तो 3 से 4 अच्छे तरीके से नहाया धोया, फ्रेश हो गए, योग कर लिया, तो 5:30 बज गए। 5:30 से लेके कंटिन्यूसली हम लगभग 9-10 बजे तक बिजी रहे। 10 से 11 1 घंटा नींद कर लिया। तो 1-1 घंटे की नींद भी हमारे लिए 8 घंटे जैसा काम करती है। नींद जरूरी तो है ही, बिना नींद के तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। नींद जरूरी है, लेकिन कम मात्रा में नींद लेते लेते भी आप पूरे एफिशिएंट काम कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव इसलिए हैं कि आज के दिन में भी मैं एनीमा यूज़ करता हूँ। 100 ml 200 ml मरीज की तरह, मानो कि कोई बीमारी है तो उसकी तरह मुझे ज़्यादा कंटेंट में इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। लेकिन ये जैसे विशाल बहन सुबह बताया कि चाय पीने से जैसे हमें करंट मिलता है ना, जैसे मज़ा आता है कि भाई अभी काम शुरू करें, ऐसे एनीमा थोड़े कंटेंट में, जिनको अहिंसक एनीमा कहा जाता है, अहिंसक एनीमा, तो ऐसे छोटे मात्रा में एनीमा लाइफ टाइम तक भी ले सकते हैं। उसमें कोई किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं है, और उल्टा एनर्जी और भी बढ़ जाती है। बरोबर है। तो इस प्रकार से हमें एनीमा का प्रयोग करना है। एनीमा का जो इन्वेंशन है वो हुआ था, यूँ तो देखा जाए तो द्वापर युग से लोग कर रहे हैं, 2500 साल पहले की बात है। आप सोचोगे कि भाई ऐसा तो हमने तो कभी सुना नहीं कि वो कैसे 2500 साल पहले एनीमा यूज़ करते होंगे। लेकिन जब ऋषि मुनि हमारे जो संस्कृति के हैं, वो ऋषि मुनि योग में काफ़ी माहिर थे, योग में निष्णांत, वो चाहे नौली प्रक्रिया हो, चाहे मूल बंध हो, हाँ, ये सारे त्रिबंध हो, ऐसे लगा के शरीर में इतना बल था, आत्मा में भी इतना बल था, शरीर में भी इतना बल था। तो पानी के अंदर बैठ के वो 4 प्रकार की योगिक क्रियाएं करके शरीर में इतना वैक्यूम खड़ा करते थे, और मूल बंध लगा के सीधा सरोवर का या नदी का पानी जो है वो उनको अंदर से खींच लेते थे। आधा लीटर जितना 4.5 लीटर तक पानी इसमें रह सकता है। कितना? 4.5 लीटर तक हम पानी एक साथ में डाल देना आंतों में, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं आंत हमारी। इतनी कैपेसिटी है हमारे पास। जो पोट आपने लिए हैं उनका कैपेसिटी कितना है? 1.5 लीटर, 1.5, बरोबर। तो आंतों की कैपेसिटी 4,500 ml और एक्स्ट्रा 500 ml, मतलब 4,500 ml हम रख सकते हैं। तो डरने वाली बात नहीं कि ज़्यादा पानी चला जाएगा, कम। ऑलरेडी 1/3 ही इसमें कैपेसिटी रखा है। लेकिन ह्यूमन कोलोन है, उसमें 750 ml तक पानी जाने देना है। कितना? 750 ml। कोई 19 साल 20 साल से 1500 ml जाए उसके आंतों में जा रहा है पानी, फिर भी कोई कंप्लेन मैंने सुनी नहीं आज तक
कि 1500 ml लेते लेते उनकी आंतें कमज़ोर पड़ गई, ढीली पड़ गई, ऐसी कोई मैंने अभी वारदात नहीं सुनी है। तो इसमें खतरा नहीं है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि 0 रिस्क के साथ हम जाएं, कोई भी रिस्क ना हो। तो 750 ml मतलब पौना लीटर हुआ ना, 1 लीटर के आसपास, तो उतना एक साथ में ले पानी, अगर ले सके तो। आंतों में कचरा पड़ा है, पुराना कुछ मल चिपका हुआ है, तो पानी 200 ml 250 ml जाके रुक जाएगा और फिर से अपने आप ही नली थ्रो होके बाहर निकल जाएगी। तो निकलने देना है, ज़बरदस्ती भी पानी डालना नहीं है। अब किस प्रकार से करवाते हैं वो डेमो भी आपको देंगे। अभी बातें आगे की बता रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये करना कैसे है, वो तो पहले बताओ किस प्रकार से किया जाता है। तो छोटे बच्चे हैं जो, तो इनको 100 या 200 ml दे सकते हैं एक साथ में, और बाद में दूसरी बार दो 200 ml, तीसरी बार 200 ml दो, ऐसे 10 प्रयोग 15 प्रयोग भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक साथ में अगर 1500 ml इस बच्चे के आंतों में डाल दिया जाए तो खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रेशर बढ़ेगा ना तो बच्चे को थोड़ा अनईजी फील होगा और कहेगा कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दुख रहा है, ऐसी बातें हो सकती है। एक बच्चे को 1500 ml सीधा चढ़ा दिया, 2 या 3 साल के बच्चे को, उनको पता नहीं था, आधा अधूरा ज्ञान, लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग्स, 1500 ml चढ़ा दिया। फिर हुआ यूँ कि वो बेचारा इतना रोने लगा और माँ भी घबरा गई कि ये मैंने क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर, हैं। तो वो काफ़ी समय से बीमार चल रहा था, वो नहीं खाना खा रहा था, सिर्फ रोने के सिवाय कुछ नहीं कर रहा था, तो और रोने लगा ज़ोरों से। लगभग ये सारा 2 घंटे चला ये प्रोग्राम। उनकी माताजी का दिमाग भी हिल गया कि ये अभी NDS ये सब बातें सुनकर कुछ भी करना नहीं है। चौहान सर को फ़ोन किया कि ये कुछ हुआ है, ऐसे क्या करें। चौहान सर के आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, पानी आँख पकड़ के नहीं रख सकती, वो इतना हेवी कॉन्स्टिपेशन है कि अभी वो पानी भी जाकर अंदर रुक गया है। मल के गट्ठे जो जम जाते हैं ना अंदर, उनके पीछे पानी चला जाता है तो रुक जाता है पानी, और फिर यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, ऐसी कंप्लेन बच्चे की आ रही है। और 2 घंटे के बाद सारा पिघल कर इतना सारा कचरा निकला, सारा पानी भी निकल गया, कचरा भी एक टाइम में। 2 घंटे पानी अंदर आंतों में रहेगा तो काम 10 दिन एनिमा लेना, उतना काम एक बार में हो गया। हाँ, तो सिर्फ हंसने लगा, खेलने लगा, और जैसे बीमारी तो एक ही बार में चली गई। हमारे वहाँ माताएं आती है अपने 2 साल के बच्चे को लेकर, 3 साल के बच्चे को लेकर, सर जी ये एनिमा लेने का हमारा तो जिगर नहीं है, उनके बच्चे को कैसे दें, हमें हिम्मत नहीं होती, आप कुछ करो, आपके सामने हम प्रयोग करके जाएंगे। तो मैंने कहा वहाँ सारे 3-4 टॉयलेट्स वगैरह सुविधाएं हैं, तो मैं कहता हूँ मैं बैठता हूँ, आप प्रयोग कर लीजिए और आपको भी कोई घबराहट नहीं होगा। और ऑलरेडी डॉक्टर की हाजिरी में तो सब प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो मुंह में पिंपल्स आ जाते हैं 2-2 साल में, तो उनको भी फिर से वही हरियाली उनके जीवन में देखने को मिलती है। तो एनिमा छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक, और जो खटिया उनकी जिनकी घड़ी हो गई है, मरने के कगार के ऊपर हैं, वो भी एनिमा इस्तेमाल करते हैं। तो ऋषि मुनि ऐसे वैक्यूम करके पानी चढ़ा के फिर उनको नौली प्रक्रिया करके, रामदेव बाबा के आपने वीडियो देखे होंगे, उसमें जो पेट घुमाते हैं, तो वो पेट घुमा के सारा पानी अंदर से आंतों में एकदम घुमा कर सारा कचरा एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बाहर आके, सरोवर से बाहर आके किसी जगह पर जाके। तो वो न उनको नंबर वाले चश्मे लगते थे, ना कोई बीमारियां आती थी, और 150-200 साल तक हम देखते हैं कि ऋषि मुनियों की आयु बहुत बड़ी होती है और स्वस्थ जीवन जीते हैं। और इंटेलिजेंट तो इतने थे कि इतने आगे पीछे का कितना इन्वेंट किया, कितनी पुस्तकें लिख दी, कितने शास्त्र ग्रंथ लिख दिए। तो ऐसे ही दिमाग के बिना तो कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन ये सब कुछ पहले से ही जानते थे। वो पपीते की डंडी आती है ना, एकदम जो बीच में से उसमें गैप रहता है, तो वो पपीते की डंडी मलद्वार में चढ़ा के वो बैठ जाते और उससे भी पानी ऊपर चढ़ जाता। अभी हमारे पास साइंस का जो कैथेटर पाइप आया है, आप सभी ने परचेस किया, तो उसमें नली जो लास्ट वाली है नल के बाद की,
तो साइंस की खोज से हमारे ऊपर उनके फ़ायदे हमें मिले हैं। और दूसरी चीज़ वो बांस जो आता है, तो बांस की नली का प्रयोग भी वो करते थे। जो पतली वाली हल्की अभी बांस उगा है, ताज़ा है, तो उनका प्रयोग भी मलद्वार के अंदर रख के वो नली को 2-3 इंच अंदर डाल के उससे भी वो पानी वैक्यूम करके खींच लेते थे। वही था उनके स्वास्थ्य का राज, कि गंदगी वो तो खाते ही नहीं थे गंदा। फिर भी सुनो, खाना मतलब शरीर को गंदा करना, वो चाहे नेचुरल हो या वो चाहे अननेचुरल हो। गंदगी तो बढ़ती है, जंक तो बढ़ता ही है। केबीज खा ली तो उनका जंक नहीं बनेगा, बनता ही है। वेस्ट मटेरियल तो हमने डाल के रखा है, हमारी जीवनी शक्ति के ऊपर वो वजन तो डालता ही है भोजन। जितना जूस के ऊपर रहा जाए, धीरे धीरे करके आदत डालो। सूक्ष्म की तरफ की यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा का नाम एनडीएस है। स्थूल जो ठोस चीज़ें हैं उनको दबा दबा के हम भी ठोस बन जाते हैं। कोई भी चीज़ को क्लियर कट कई बार हम आउटपुट नहीं दे पाते। तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा ये एनडीएस की जर्नी है। तो हमें उस तरफ जाने में एनडीएस जो एनिमा है वो मदद करता है। बाद में धीरे धीरे करके आयुर्वेद का इन्वेंशन हुआ। आयुर्वेद में सारी एनिमा की, मानो कि लेमन के एनिमा है या फिर कड़वी जो नीम आती है, हाँ, लस्सी का एनिमा करते हैं, दूध का एनिमा करते हैं, छाछ का एनिमा करते हैं, कितने सारे प्रकार के एनिमा। और हमने तो लास्ट में ये भी विशाल भाई सुना था कि वो बकरी का खून होता है ना, हाँ, वो लीवर सोराइसिस या लीवर के कोई भी प्रॉब्लम है उसमें बकरी के खून का एनिमा भी देते हैं, बरोबर। ये सारा स्टडी में आता है। लेकिन इतनी सारी उलझन तो सारे पथी थेरापियों ने हमें उलझा के ही रखा है। एनडीएस ही एक ऐसी चीज़ है, भाई जी के शिव कुमार भाई के आपने अनुभव सुने, 7 साल काफ़ी सारा उसने देखा है, सुना है, अनुभव किया है, स्टडी किया है, और बाद में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एनडीएस से बढ़कर कोई चीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं है। और इसमें इतनी सिंपल बातें हैं, उलझाने वाली बातें नहीं हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है। भाई आप सादे पानी का एनिमा करो, स्वस्थ पानी का, ना नरम ना गरम, 37 डिग्री रूम टेम्परेचर के आसपास का पानी का प्रयोग कर लो, आपका काम हो जाएगा। और वैसे ही एनिमा आप प्रयोग कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। कोई तो समझता है पेट में दर्द नहीं है ना, और पेट में कब्ज़ भी नहीं है, तो मैं क्यों एनिमा करूं? तो भाई ये कब्ज़ निकालने के लिए नहीं है, ये आंतों के जो भी पॉइंट्स हैं उनको रिचार्जिंग करने के लिए हैं। काफ़ी सारी बातें, कई बार हम लॉजिकली न जाएं तो अच्छा है। हम तो कई बार सेमिनार में कहते हैं कि नो लॉजिक, हाँ, नो लॉजिक एंड सी द मैजिक। दिमाग भगवान ने दिया है तो बार बार ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी नो माइंड होकर बैठना भी हमारे लिए अच्छा होता है कि भाई प्रयोग तो कर ले, मर तो नहीं जाएंगे। 2 बार 4 बार कर लिए, बाद में लॉजिक चलाओ तो प्रश्न ही उठेंगे नहीं। तो जो अनुभव युक्त बातें हैं, 31 साल से चौहान सर इस बात को पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। काफ़ी करोड़ों लोग इसमें प्रयोग में जुड़ चुके हैं। तो ज़्यादा अभी आइसक्रीम खाने जाएंगे ना, तो हम तो नहीं जाते, लेकिन आइसक्रीम मानो कि दीदियों ने या हमारी बहनों ने बनाई है, तो वहाँ जाके आपके हाथ में पकड़ा देंगे आइसक्रीम, और फिर आप पूछेंगे भाई इसमें भैंस का दूध डाला है? तो ये कि नहीं, इसमें तो गाय का दूध है। अच्छा, तो इसमें शुगर डाली है? तो कि नहीं, इसमें शुगर तो हम डालते नहीं, फलानी चीज़ डाली है। इसको कैसे फ्रीज़ में रखा है, उसको वो फ्रीज़ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, प्रोसेस में हम जाते हैं। तो बात ये बन जाती है कि 10 मिनट के बाद जो आइसक्रीम खाने का मज़ा है ना, वो ख़त्म हो जाता है, वो पिघल जाती है आइसक्रीम, हैं। तो ऐसी उलझनों में हाउ टू मेक, ये उलझनों में ज़्यादा पढ़ने के बदले सीधा प्रयोग कर लो भाई। 2 बुक्स पढ़े हुए लोग आज पूरे समाज में सबको गाइड कर रहे हैं, सभी की बीमारियां दूर कर रहे हैं। और आईएएस ऑफिसर्स जो पूरा उनको पहले जानते हैं, पहले विश्वास जगाते हैं, बाद में एनडीएस फॉलो कर लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। तो काफ़ी वक्त निकल जाता है। तो एनडीएस को पहले करो, विश्वास तो अपने आप ही आ जाएगा। हम कहते हैं पहले विश्वास तो आने दो भाई। अभी आप तो कह रहे हैं सभी लोग करो करो करो, लेकिन पहले विश्वास आए, 5 लोगों को सुने,
उनका क्या प्रतिभाव है, या फिर 2-4 लोग कर लेना हमारे बीच में से पहला कूद का पहला जंप कौन लगाता है उसका प्रतिभाव सुन के फिर आगे बढ़ेंगे। अरे पहले करो, फिर विश्वास अपने आप बन ही जाएगा। हाँ, जिसने भी अनुभव किया है वो अपने अनुभव से ही बताते हैं कि नहीं, इसमें ज़्यादा तोल जोल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे खीरा ककड़ी लेने जाएं तो कि 30 की 250, नहीं 20 की 250 दो 25 की दो। ज़्यादा मार्जिन लेने जाएंगे ना तो समय भी की भी एक वैल्यू होती है, तो समय बर्बाद न करते हुए सीधा प्रयोग ही कर ले, उसमें ही अच्छा है। अभी हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे कि किस प्रकार से एनीमा किया जाता है, कैसे लगाना है और कैसे पोजीशंस लेनी है, किस प्रकार से पोजीशंस लेके एनीमा किया जाता है, तो उसका डेमो भी आपके सामने दिखाएंगे। अभी जो एनीमा आप दिख रहे हैं आपके सामने, इसमें 6 फीट की जो मेन बिग पाइप है और बीच में नल लगा हुआ है, और नल के बाद का जो हिस्सा है उनको कैथेटर पाइप बोलते हैं। अभी जो पोर्ट है एनीमा पोर्ट, इनकी कैपेसिटी 1500 ml पानी कैपेसिटी है, और इनको हमारे बाथरूम्स, जनरल अटैच टॉयलेट बाथरूम है या फिर टॉयलेट में 4 फीट कम से कम हाइट के ऊपर लगाना है। और वो हाइट ज़मीन लेवल से नहीं, लेकिन आपकी सिटिंग पोजीशन है वो उस सिटिंग पोजीशन से आगे लेके जाना है। मतलब 1 फीट इधर हैं तो ऊपर हम चले जाएंगे ग्राउंड लेवल से 5 फीट, तो 4 फीट से 5.5 फीट के बीच में कहीं भी आप एनीमा लगा सकते हैं। और दीवार पे जैसे मानो कि टॉयलेट सीट ये है तो नज़दीक की जो दीवार है टॉयलेट की, वो नज़दीक की दीवार में हम एनीमा लगाएंगे। उसके लिए इसमें साइड में एक होल दिया गया है जिसमें स्क्रू है या खिल्ली है, जो भी अपने टॉयलेट में वो लगा देनी है। उसके चिपकाने के एक स्टिकर भी आते हैं। अगर आपके पूरे बाथरूम में वो टाइल्स लगी हुई है, हाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये एकदम एग्जैक्ट हाइट भी कंप्लीट है कि 4 फीट के आसपास, तो उसमें वो स्टिकर लगा के आराम से लग जाएगा, तो कोई खिल्ली या स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं बाथरूम में नहाने के लिए, जिनका TDS बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा खारा पानी ना हो, तो ऐसा पानी आप भर सकते हैं। इसी को फिल्टर करने की या फिर उबालने की, वो स्वच्छ करने की ऐसी कोई तामझाम में पड़ना नहीं है। हाँ, अभी उसमें कोई छोटे कोई जीव जंतु जो भी कुछ पानी ऊपर से टंकी से आ रहा है तो उसमें कोई सेवाड़ वगैरह कुछ आ न जाए तो उसको साफ़ कर देना है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी कोई ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे बोर का पानी हो, वो चाहे कुएं का पानी हो, और वो चाहे नगर पालिका जो आती है उसका पानी हो, किसी भी प्रकार का पानी आप यूज़ कर सकते हैं। समुंदर का पानी यूज़ नहीं करना है। मेरे ख्याल से यहाँ समुंदर आसपास में है भी नहीं, तो इतना खारा पानी हमारे लिए नहीं बना है, वरना वो नुकसान कर सकता है। तो ऐसे लगा के आपको टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाना है और आगे जो आप सीटिंग ले लीजिए। ऐसे मानो कि आपने सीटिंग ले ली टॉयलेट के ऊपर, डिब्बा पीछे लगा हुआ है और ये नली जो हैं वो आपके मल मार्ग तक आसानी के साथ पहुंचनी चाहिए, वरना आप उठकर वहाँ जाना पड़ेगा। ज़्यादा पोजीशन ऐसे लेनी है कि जो नज़दीक पड़े हमारे, और बैठे बैठे भी हम आराम से एनीमा का प्रयोग कर सके। सर्वप्रथम इस एनीमा को नल को खोल देना है सीधा, अभी बंद पोजीशन में है, ये बंद है, इसको ये खोल, बरोबर, ये बंद होगा जी। अभी हम जैसे ही नल खोलते हैं पानी थोड़ा सा बहने लगता है, वो 1 चम्मच 2 चम्मच पानी नीचे निकल जाएं फर्श के ऊपर तो इनके साथ एयर निकल जाएगी। अभी हमारा काम टोटल रेडी है। अभी बाद में जो नली हैं वो किसी को फिशर फिस्टुला ऐसे कोई रोग हैं अगर, तो आसानी के साथ अंदर जाएगी नहीं मलद्वार में,
तो वो छोड़ देंगे एनीमा को, वो जा ही नहीं रही है, तो अभी ये हमारे लायक, हमारे काम का चीज़ नहीं है। लेकिन उसके लिए आप सरसों का ऑयल या फिर दूसरे किसी भी प्रकार का ऑयल, जो वो चाहे मूंगफली का ऑयल हो या किसी ऑयली चीज़ हो, घी भी हो, तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा बाथरूम में रखनी है, उनको अंदर डाल के थोड़ा सा ऑयली हो जाए, बाद में आपको आ जाओ नीचे। अभी इस पोजीशन में टॉयलेट सीट के ऊपर बैठे हैं, तो नली को किस तरह से आगे से पीछे से डालना है, वो थोड़ा पोजीशन आप बताएंगे? जी मैं बताऊँ। जी जी। आप टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ गए, आपने इस टैप के ऊपर सरसों का तेल लगा लिया, फिर आपने एक अपनी उंगली पर भी सरसों का तेल लगाना है और सरसों का तेल अपने मल द्वार पर लगाना है आपने, ताकि वहां पर चिकनाहट पैदा हो जाए और उस चिकनाहट की मदद से ये पाइप मल द्वार के अंदर चली जाए। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, कुछ भी डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह का कुल्ला है, जैसे हम मुंह में पानी डालते हैं, पानी को घुमाते हैं और पानी बाहर निकाल देते हैं, तो अब हम आंतों को कुल्ला करा रहे हैं, बस इतना ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इस पाइप के माध्यम से आंतों में पानी चढ़ाना है, पानी को अंदर घुमाना है। वो कैसे घुमाना है अभी आपको एक डेमो दिखाऊंगा मैं, और उस पानी को बाहर निकाल देना है। उससे जो भी गंदगी जो चिपकी हुई होगी आंतों के ऊपर, वो बाहर निकल आएगी। अगर हमने संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना है तो आंतों को संपूर्ण रूप से साफ करना कंपलसरी है। आंतों की 100% सफाई किए बिना हम 100% स्वस्थ हो ही नहीं सकते, असंभव है। सभी रोगों की जड़ आंतों में चिपका हुआ मल है। आपको चाहे कोई भी रोग है, चाहे सोराइसिस है या कैंसर है या जुकाम है या बुखार है, कुछ भी है आपको, सभी रोगों की जड़ आंतों में चिपका हुआ मल है। तो इस अनीमा के माध्यम से हम सभी रोगों की जड़ के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, डायरेक्ट अटैक। और अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं हमारी तो आंतें साफ हैं, हम तो कुछ नहीं गलत खाते पीते, हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, यह सारी गलत फहमी है। इस संसार के 99.99% लोगों की आंतें गंदी हैं। 99% लोगों को कब्ज है। कब्ज की क्या डेफिनेशन है? कब्ज की डेफिनेशन ये नहीं है कि, या ये नहीं है कि हाँ जी आप सुबह फ्रेश होने गए और अगर आप फ्रेश हो गए तो आपको कब्ज नहीं है। नहीं, अगर आपकी आंतों में कुछ भी हल्का सा भी मल चिपका हुआ है तो आपको कब्ज है, और वो बीमारी पैदा करेगा। आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे बीमारियां जन्म ले रही हैं। जैसे हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही ये आंतें भी शरीर के सभी ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड हैं। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। सेकंड ब्रेन, ये आंतें हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। और जब हम आंतों की पूरी तरह से सफाई कर देते हैं तो इससे शरीर के सभी ऑर्गन्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। आपने किसी भी बीमारी से अगर ठीक होना है तो उसके लिए एनीमा करना 110% कंपलसरी है। हो सकता है कि आप में से किसी को शुरू शुरू में हेजिटेशन हो, मुझसे ज्यादा तो नहीं होगी किसी को। मैं तो बहुत ज्यादा हेजिटेटेड था, मैंने कहा मैं तो ये तो नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझे इसकी अहमियत का पता चला कि बड़े बड़े डॉक्टरों के अस्पतालों में चक्कर काटने से अच्छा है कि एनीमा कर लो। लाखों रुपए की दवाइयों से भी आपको वो बेनिफिट नहीं होगा जो इस फ्री के एनीमा से हो जाएगा। और अनीमा के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे है, वैसे है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी अनीमा यूज किया ही नहीं है, वो अफवाहें फैलाते हैं। जैसे आपको मिथ के बारे में, अफवाहों के बारे में एक उदाहरण देता हूं। आप ब्रह्मा कुमारीज के बारे में
उन लोगों से अगर पूछेंगे जो कभी ब्रह्मा कुमारीज में नहीं गए, तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी है ना जादू टोना कर देती हैं। अब यहां पर बहुत सारे बीके बैठे हैं, एक भी बीके खड़ा होकर कह दे कि मेरे ऊपर जादू टोना हुआ है, मैं मान जाऊंगा। एक भी खड़ा होकर कह दे, कोई भी नहीं है। इसी तरह से अनीमा के बारे में भी सोसाइटी के अंदर या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत सारे मिथ, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, लोगों को डराया जाता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अनीमा किया नहीं। मैं एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा हूं। मैंने शुरू के 3-4 महीने दिन में 3-4-5 बार अनीमा किया है, अब थोड़ा कम कर दिया है, कुछ नहीं हुआ मुझे तो। और एक बात और बताता हूं, भाई साहब कह रहे हैं कि 750 ml चढ़ा दो, मैंने 3 लीटर का अनीमा लिया हुआ है, 2 महीने से ले रहा हूं 3 लीटर, कुछ नहीं हुआ मुझे तो। पहले मैं ये 1.5 लीटर का जो पोट है पहले ये चढ़ाता हूं, और पानी बाहर निकाले बिना फिर 1.5 लीटर फिर चढ़ा लेता हूं, और 3 लीटर को अंदर घुमाता रहता हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे तो। और एक मिथ और है कि अनीमा की आदत पड़ जाती है, मैंने उसका भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ठीक है। मुझे ये प्रश्न बहुत आते थे कि अनीमा की आदत पड़ जाती है, अनीमा की आदत पड़ जाती है। मैंने एक बार 4 दिन अनीमा किया ही नहीं, मैं देखता हूं कि आदत पड़ती है, उसका भी एक्सपीरियंस बता देता हूं आपको। मैंने अनीमा छोड़ा, जानबूझ के छोड़ा, चेक करने के लिए क्या होता है। पहले दिन जब मैं टॉयलेट सीट पर बैठा, मुझे काफी जोर लगाना पड़ा मल को बाहर निकालने के लिए। दूसरे दिन 75%, तीसरे दिन 50%, चौथे दिन 25 और 5वें दिन फिर से नॉर्मल हो गया। बस इतना है, यह मैं अपने अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं कि 3-4 दिन में आपका जो मल है वो बिल्कुल सहज रीति से बाहर आने लग जाता है। 2-3 दिन थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली में अब आते एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप पानी के थ्रू बाहर निकालोगे। अब मैं 4 महीने तक पानी के थ्रू निकालता रहा, आंतों को जोर लगाना नहीं पड़ा। एकदम से मैंने पानी डालना बंद कर दिया, तो आंतों को भी तो समझने में टाइम लगेगा ना कि अब हमने खुद निकाला, पानी नहीं आएगा। बस सिर्फ इतनी सी कहानी है। और इतनी सी कहानी को इस सोसाइटी के बहुत सारे लोग ऐसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मैं तो भाई साहब तो 750 ml की छूट दे रहे हैं, मैं आपको छूट देता हूं ये 1.5 लीटर का तो कम से कम आप यूज करो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं 3 लीटर का तो मैं यूज करता हूं, कुछ भी नहीं होगा आपको, 100% गारंटी है मेरी। और ये अगर आपको संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना है तो इसका यूज करना कंपलसरी है। इसके प्रति जो हेजिटेशन है वो आपको तोड़नी है, ठीक है। क्योंकि हम हजारों लाखों रुपए की दवाइयां खाएं, बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे, लैब रिपोर्ट्स करवाएं, ये करवाएं वो करवाएं, इससे अच्छा ये क्यों ना कर लें। आप किसी भी अस्पताल में जाओगे वो आपको बीमारियों की अलग अलग दवाइयां देंगे, पर किसी भी रोग की जड़ पर अटैक नहीं करेंगे। रोगों की जड़ है आंतों में जमा हुआ मल, उसकी तो कोई दवाई कोई देता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई दवाई है ही नहीं, उसकी एक ये दवाई है। तो अब हम इसकी विधि के ऊपर आ रहे हैं कि कैसे हमने ये जो पानी है चढ़ाना है। जैसे भाई साहब ने बताया कि आपने ये पानी जो है इसको भर लेना, इसको आपने भर लिया, इसको आपने 3-3.5 फीट की ऊंचाई पर रख दिया। रखने के बाद अब सपोज कीजिए कि ये 3-3.5 फीट की ऊंचाई पर पड़ा है, आप ये मानकर चलिए। उसके बाद ये टैप अभी बंद है, आपने शुरू में आपने इस टैप को खोल लेना, थोड़ा सा पानी बाहर निकलने देना है। इससे क्या होगा, इसमें जो एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी, ताकि वो एयर आपकी आंतों में ना जाए। एयर बाहर निकल गई, आपने फिर बंद कर लिया। आपने यहां पर सरसों का तेल लगाया, आपने उंगली पर सरसों का तेल लगाया, और इस उंगली को अपने मल द्वार पर लगाया, ताकि आपकी आंतों में भी चिकनाहट पैदा हो जाए। इतना काम हो गया। उसके बाद आपने टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाना है, बैठ जाना है, और ये जो पाइप है इसको अपने मल द्वार से अंदर डालना है। और ये मैक्सिमम इतनी पाइप अंदर जा सकती है, कोई डरने वाली बात नहीं। आंतों की लंबाई कितनी होती है मदान जी? 28 फुट। अब ये देख लो, ये 1 फुट है, आप इससे 28 गुना लंबी पाइप भी आंतों में चढ़ा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है।
10,000 बार तो मैं डाल चुका हूं अंदर। अब 10,000 बार अगर मैं डाल चुका हूं तो एटलीस्ट आप ये मान सकते हो कि ये गारंटी है कि सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है। अब आपके सारे प्रश्न जो है ना वो इसके बाद भाई साहब देंगे, एक बार इसकी विधि सुन लो। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं अलग से 15-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, सब सारे उत्तर देंगे भाई साहब आपको। और अब आपने पाइप मल द्वार के अंदर डाल ली, ये टैप अभी बंद है। आपने बैठे बैठे पानी नहीं चढ़ाना। बैठे बैठे पानी चढ़ाओगे तो बहुत कम अंदर जाएगा और प्रेशर बहुत जल्दी बनेगा और आपको पानी बाहर निकालने की भी जल्दी हो जाएगी। बैठे बैठे नहीं चढ़ाना। मैंने बहुत बार कोशिश की, नहीं बनती बात। अभी ये टैप बंद है और आपने ये पाइप मल द्वार के अंदर डाल दी है। आपने ये पाइप मल द्वार के अंदर है, इस पाइप के समेत आपने लेट जाना है जमीन पर पेट के बल। आप नीचे एक चटाई बिछा सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन है। अगर घुटनों की दिक्कत है, एक 300-400 रुपए के गद्दे आते हैं। पहले चटाई बिछाओ, किसी को घुटनों की दिक्कत है तो आप उस एक गद्दा बिछा लो और पेट के बल आपने उसके ऊपर लेट जाना है। अभी आपने पानी नहीं चढ़ाया है, टैप इसकी बंद है, लेकिन पाइप मल द्वार के अंदर है। पाइप मल द्वार के अंदर है, टैप बंद है, पानी अभी तक नहीं चढ़ा है। आप खड़े होते हैं और पेट के बल लेट जाते हैं। अब पेट के बल कैसे लेटना है मैं आपको लेट के दिखा रहा हूं, उसकी भी एक पोजीशन है और आप चाहे खड़े होकर देख सकते हैं। मैं भी पेट के बल लेटूंगा और अपनी राइट लेग को थोड़ा सा ऊपर करूंगा। मैं पेट के बल लेट रहा हूं, अभी राइट लेग को ऊपर करूंगा। उस पोजीशन में आपने तब तक लेटे रहना है जब तक पूरा पानी चढ़ ना जाए। इसकी 4-5 पोजीशंस बताऊंगा अभी आपको। अभी पहली पोजीशन बता रहा हूं और मैं लेटने जा रहा हूं। आप लेग्स की पोजीशन को नोट कीजिएगा और उस तरह से आपने करना है। हाँ जी, ये देखिए, खड़े होकर देख सकते हैं आप लेट गए, राइट लेग को आपने ऊपर कर लिया। अब राइट लेग को जैसे ही आप ऊपर करेंगे आपने टैप खोल देनी है। पानी पोट में से निकलना शुरू हो गया और आपकी आंतों में चढ़ना शुरू हो चुका है और आपने एक आंख से उस पोट को देखते रहना कि क्या पानी नीचे आ रहा है, देखते रहना। जैसे ही पोट का पानी खत्म हो जाए, जैसे ही पोट का पानी खत्म हो जाए, आपने टैप बंद कर देनी है, पाइप को बाहर निकाल देना। यह पहला स्टेप है। हाँ जी, बैठ जाइए। यह पहला स्टेप है। ध्यान से समझने हैं सभी स्टेप्स। आपको ये इतना डिटेल में, इतना विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एनडीएस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और क्योंकि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए इसको पहले दिन कवर किया जा रहा है। और अगर आप सभी मुझे अपना शुभ चिंतक समझते हो तो आज शाम को जाने से पहले ये अनीमा पोर्ट परचेज करते जाना, जिंदगी बन जाएगी आपकी। एनडीएस का कुछ भी फॉलो मत करना, ये कर लेना, 50% बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। इतनी जबरदस्त चीज है। मैं पिछले 2 महीने से 23 घंटे तक कुछ भी नहीं खाता पीता, ना मुझे प्यास लगती ना भूख लगती। इसका सारा क्रेडिट मैं अनीमा को देता हूं। मैं 200 दिनों से टांग पे टांग चढ़ाकर बैठा हूं और 45 किलो वेट लॉस कर दिया है। इसका सारा क्रेडिट मैं इसको देता हूं। लोगों ने मुझे कहा था, मेरे माता जी को, कि आपका लड़का ना सुसाइड करने जा रहा है, ये 23 घंटे कुछ खाता है पीता नहीं, ये एक तरह की सुसाइड है। पर मैंने कहा नहीं, मैंने हजारों पेशेंट्स, एनडीएस के हजारों एक्सपीरियंसेस सुन लिए हैं और सिर्फ इस अनीमा के दम पर कैंसर पेशेंट्स कैंसर ठीक करके 3-4 महीने में चलते बनते हैं।
तो मुझे पूरा निश्चय और विश्वास था कि मैं बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हूं और आज आपके सामने बैठा हूं। और 45 किलो वेट लॉस किया। लोगों ने कहा था चलो वेट लॉस कर भी लेगा, तेरा मांस लटक जाएगा, चेहरे से ग्लो चला जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, कोई और बीमारियां लग जाएंगी। कुछ नहीं हुआ मुझे। अब कहते हैं कि फेस पर ग्लो बढ़ गया, मांस लटका नहीं है, वीकनेस तुझे है नहीं। उन्होंने कहा कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने सारी रिपोर्टें करा ली, एवरीथिंग इज नॉर्मल। इसका सारा क्रेडिट मैं अनीमा को देता हूं। हां, 23 घंटे में उपवास करता और ये अनीमा ना करता तो ये सुसाइड है। कोई भी लंबे उपवास ना करे इस अनीमा के बिना, वो फिर रियली में सुसाइड है। डोंट ट्राई इट। अनीमा कंपल्सरी है। तो ये पहली पोजीशन मैंने आपको बताई। अब इस पहली पोजीशन में पानी चढ़ गया। अब मैं दूसरी पोजीशन बताने जा रहा हूं और होल्ड करके रखना है। ये सेकंड पोजीशन है। हर पोजीशन को 5-5 मिनट तक आपने ट्राई करना है। अब हम ये अलग अलग पोजीशंस क्यों ले रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आंतों का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। आप जो अनीमा पोर्ट लेंगे उसके साथ एक आंतों की फोटो भी मिलेगी, उसके अंदर आंतों का स्ट्रक्चर होगा, आप देखना। वो इस तरह का है कि ये सभी पोजीशंस लेने के बाद पानी आंतों की सभी दीवारों से, हर कोने कोने से टकराएगा। अगर आप एक ही पोजीशन में करेंगे तो एक ही तरफ की आंतें साफ होंगी, बाकी जगह तो गंद रह जाएगा। आपने सभी पोजीशंस के अंदर ऐसी ऐसी पोजीशंस आपने लेनी है। आपको 2-3 पोजीशंस और बताऊंगा। उन सभी पोजीशंस में क्या होगा, पानी आंतों की सभी दीवारों से टकरा जाएगा, आंतों के कोने कोने तक पहुंच जाएगा, कोई भी कोना बाकी नहीं बचेगा और इससे आपकी आंतें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। सिर्फ एक पोजीशन में करोगे तो सिर्फ आंतों का एक हिस्सा ही साफ होगा, बाकी हिस्सा साफ नहीं होगा। हमने सारी आंतें साफ करनी। अब इसको आप जितना समय तक पानी को होल्ड कर पाएंगे, होल्ड करने की आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले दिन मैं नहीं कहता कि आप 15 मिनट करो, आज मैं 45 मिनट तक भी आराम से होल्ड कर पाता हूं, प्रैक्टिस कर ली है मैंने। शुरू में 4-5 पोजीशंस 1-1 मिनट के लिए आप करके, अगर पहले दिन 5 मिनट भी होल्ड कर लें, यह है कि पहले दिन आपको अनीमा लेना बताया जाए। आप पहले दिन जब यहां से जाएं तो अनीमा पोर्ट परचेज करके जाएं। प्लीज, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज परचेज इट, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन के अंदर लाने वाला है। फिर इसको जब आपने कल सुबह आना है तो ये अनीमा करके आना है, ट्राई करके आना है। ये सारे पोज ट्राई करके आने हैं आपने। सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तीनों दिन आपने ये करके आना है। और तीनों दिन जब आप करके आएंगे, आपको करते हुए जो दिक्कत आई, जो मुश्किल आई, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठे, वो लिख लेना। कहीं आते, यहां आते आते कहीं भूल ना जाओ, वो लिख लेना अपनी डायरी में। और डेली 15-20 मिनट सिर्फ अनीमा का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, सिर्फ अनीमा के ऊपर, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सवाल बहुत उठते हैं। आपको जो भी दिक्कत आई अनीमा लेते हुए, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तीनों दिन आपसे सवाल लिए जाएंगे और तीनों दिन आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो ये आपने जरूर 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 करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था कि अगर परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं तो 3 अनीमा पोर्ट नहीं परचेज करने, एक ही परचेज करना है। एक परचेज करने के बाद 2, कौन सी पाइप होती है, कैथरेट पाइप, हाँ, ये एक पाइप अलग से आती है, 2 पाइप्स ये परचेज कर लेनी है। जैसे ये देखिए, ये भाई साहब ने आंतों का डायग्राम निकाल रखा है। अब इस आंतों के डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, आंतों का एक पॉइंट हार्ट के साथ कनेक्टेड है, एक किडनी के साथ, एक लीवर के साथ, मतलब शरीर के सभी ऑर्गन्स जो हैं वो आंतों के साथ कनेक्टेड है। अगर हार्ट वाले पॉइंट पर जाकर मल चिपक गया तो हार्ट में दिक्कत आ जाएगी,
किडनी वाले पॉइंट पर जाकर मल चिपक गया तो किडनी में दिक्कत आ जाएगी, लीवर वाले पॉइंट पर जाकर मल चिपक गया तो लीवर में दिक्कत आ जाएगी। तो आप क्यों ना इन आंतों को पूरी तरह से साफ कर लें, किसी भी पॉइंट के ऊपर मल रहना नहीं चाहिए। अब होता क्या है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, हार्ट की अलग मेडिसिन देंगे, किडनी की अलग देंगे, लीवर की अलग देंगे, कैंसर की अलग देंगे, पर वो इन पॉइंट्स के ऊपर जो मल चिपका हुआ है इसको वो कभी साफ नहीं करते। क्या कारण है कि एक कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी कराने के बाद भी दोबारा कैंसर हो जाता है? क्योंकि रोग की जड़ को तो उन्होंने खत्म किया नहीं है, यहां पर तो चिपका हुआ मल था उसको तो साफ किया नहीं है, इसलिए लोगों को आजकल 2-2, 3-3 बार कैंसर हो रहा है। और मैं हजारों लाखों एनडीएस साधकों की एक्सपीरियंस सुन चुका हूं कि जिन्होंने सिर्फ अनीमा के दम पर अपनी सभी बीमारियों को ठीक किए हैं। और ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं 2 महीने से उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल भी रहा हूं। जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो आजकल में ऐड हो जाएंगे और आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है अनीमा के बेनिफिट्स, अनीमा की विधि, और ये आप सब ने जरूर करना है। आज जाते हुए ये अनीमा पोट परचेज कर लेना। आप में से बहुतों ने परचेज किया भी हुआ है, जब 2 महीने पहले सेशन करवाया गया था आपको, और जिसने नहीं किया वो परचेज कर लेंगे और इस तरह से सुबह आएंगे अनीमा करते हुए। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी को और बताना चाहता हूं। कल सुबह, आज तो चलो पहला दिन था इसलिए शेड्यूल हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कल सुबह सही 9 बजे आपका सेशन शुरू हो जाएगा। ग्रीन जूस मिलेगा 8:30 से 9 बजे के बीच में। 9 बजे के बाद ग्रीन जूस मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सही 8:30 बजे पहुंचें, 9 बजे तक आराम से ग्रीन जूस का आनंद लें। जो 9 बजे के बाद आएगा उसको ग्रीन जूस नहीं मिल पाएगा। और सही 9 बजे हम अपना सेशन शुरू कर देंगे। फिर सही 1 बजे आपको लंच मिलेगा, 1:30 बजे लंच समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 1:30 से 3:30 आपका रेस्ट टाइम रहेगा। 3:30 से 4 जैसे आज आपको सात्विक चाय मिली है, वैसे आपको रोजाना कुछ अलग अलग फ्लेवर्स की सात्विक चाय मिलेगी, पर वो मिलेगी 3:30 से 4 के बीच में। 4 बजे के बाद चाय नहीं मिलेगी। इसलिए चाय का आनंद लेने के लिए 3:30 बजे आपने पहुंचना है। 4 बजे हम सेशन शुरू कर देंगे, चाहे सामने एक ही जिज्ञासु क्यों ना बैठा हो। और 4 बजे से फिर 7 बजे तक सेशन चलेगा और सही 7:30 बजे आपको डिनर करवा के फ्री कर देंगे। अब अगले 3 दिन बिल्कुल सुचारू रूप से विधिवत तरीके से इस शेड्यूल के हिसाब से ये प्रोग्राम चलेगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी पंक्चुअल रहें। हम तो सही टाइम पर प्रोग्राम शुरू कर देंगे, चाहे सामने एक ही साधक क्यों ना बैठा हो। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद विशाल भाई, आपने काफ़ी अपने अनुभव से एनीमा किस प्रकार से लिया जाता है वो सारी बातें बताई। एनीमा के कुछ फ़ायदे भी बताए और किस प्रकार से लिया जाता है वो भी बताया। और किसी कंडीशन में हम हेल्पलेस हैं तो सारे समाधान एनीमा लेने के लिए, बहन जी ने पूछा था कि घुटने में दर्द है, किसी का हाँ पड़े हुए बैठ नहीं सकते, या फिर बाथरूम छोटा है समझो, तो ऐसा किसी भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो लास्ट में ऐसे ये नॉर्मल कंडीशन में हम बैठते हैं ना, उसमें भी मानो कि 200 ml पानी चढ़ता है, 250 ml चढ़ता है, तो उनसे भी हमारा काम तो बनता है। NLS सिस्टम है, नेचुरल लाइफस्टाइल, उस सिस्टम में एक जो एनीमा पोट आता है ना, वह इस प्रकार का आता है। देखो, उसमें पेट की पट्टी का प्रयोग करवाया जाता है। पेट की पट्टी भिगोकर पूरा 2-3 बार राउंड लगा के पेट पर लगा देते हैं, तो उनसे भी आंतों की सफाई का ही प्रयोग है और हमारे कब्ज़ के ऊपर ही असर रहता है। तो इसमें ये 200 ml है, सिर्फ 200 ml। और उनसे भी वो रामविलास भाई हमारे जिन्होंने अनुभव सुनाया, पूरे जीवन काल में ऐसे अहिंसक एनीमा लिए हैं, लेकिन कहीं हमारे पास इतना सब्र नहीं रहता कि छोटा एनीमा लेके 1 महीने के बदले 6 महीने हम राह देखें या 4 महीने राह देखें। तो बेहतर है कि ये 1500 ml वाला एनीमा ले ले और इससे हमारा काम जल्दी से होता है। बेहतर जो भी पोजीशंस दिखाई है उस पोजीशन में काम हमारा तुरंत होता है।
लेकिन उन पोजीशन में अगर किसी भी प्रकार की दुविधा से न कर पाएँ तो उनको छोड़ना ऑप्शन नहीं है। तो किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से आप कर सके तो कर लो और आगे धीरे धीरे अपनी बात, अपनी हेल्थ को बनाते रहो। डॉक्टर हॉल हुए हैं। डॉक्टर हॉल ने सोचा कि अभी किसी में योग की शक्ति ऐसी तो है नहीं, शारीरिक बल की पानी को खींचा जाए, तो उसने सामने से ही एक ऐसा यंत्र बनाया एनीमा के माध्यम से कि वो खींच नहीं सकते तो हम भेज दे उधर, हैं? तो भेज दिया। थोड़ा ऊपर प्रेशर बना के 3-4 फीट के ऊपर प्रेशर तो बनता है, तो पानी सीधा आंतों के अंदर आराम से आसानी के साथ चला जाए। बाद में अपने आप घूमेगा। थोड़ी पोजीशंस ले लेंगे, बालकासन कहेंगे जिनको, थोड़ा सा सिर नीचे रख के जो पोजीशन दी थी बालकासन कहा जाता है, और कमर से झुक के हाथ अंगूठे को पकड़ते हैं, वो पाद हस्तासन जिनको कहा जाता है आसन की परिभाषा में। तो ये सारे पोजीशंस लेके हम अपना काम कर सकते हैं। या फिर बैठे बैठे जैसे हम हाथ से हमारे अंगूठे उनको पकड़ा है, ऐसे उनके बदले सिर्फ 90 एंगल के ऊपर भी हम झुक सकते हैं। तो इनसे भी आंतों में पानी चढ़ने की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जा सकती है। और नई कोई पोजीशन आप भी बना सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल है, बरोबर। लेकिन पानी एक बार चढ़ा ना 100 ml से लेके 1000 ml 1500 ml तक, तो काम बनना शुरू हो जाएगा। 100 ml के एनिमा लेते लेते भी कहीं के डायबिटीज़ गए हैं। जो नॉर्मल डिजीज़ हैं वो तो चुटकी बजाते जाते हैं, लेकिन हार्ड डिजीज़ है, फैट लॉस करना, इंच लॉस करना, सारी चीज़ों में कैंसर दूर करना, तो उसमें तो अच्छे तरीके से ही एनिमा का प्रयोग हम करेंगे। तो डॉक्टर हॉल ने हमें ये दिव्य वरदान दे दिया। जो साइंटिस्ट है वो भी संत ही हैं कि भाई मानव जाति का कल्याण किसमें छुपा हुआ है। तो जिन्होंने आंतों के बारे में स्टडी किया है वो साइंटिस्ट हैं। विशाल भाई ने आपको जो चित्र बताया ना आंतों का, वो स्टडी 15 साल तक शायद चला, और उसको स्टडी करने वाले पहले साइंटिस्ट थे यूएसए के एरिज़ोना नाम के सिटीज़ के एन.डब्ल्यू. वॉकर ने लगभग 10-15 साल तक सिर्फ और सिर्फ आंतों की स्टडी की, उसमें भी बड़ी आंत की। बड़ी आंत जिनको मलाशय कहते हैं, जिसमें मल का संग्रह होता है, जो वेस्ट मटेरियल, तो उसमें उन्होंने देखा कि हजारों लोग मर रहे हैं। मरते समय उसने सारे डायग्राम निकाले, दिमाग का भी निकाला, हार्ट का भी निकाला, आंतों का भी निकाला, घुटनों का भी निकाला, सारे उसने रिपोर्ट्स निकाल कर देखे। तो सिमिलर कोई चीज़ साथ में नहीं आ रही थी कि भाई मरते समय क्या पहले हार्ट बंद होता है, क्या कंडीशन हार्ट की होती है, दिमाग की क्या कंडीशन होती है। उसमें कॉमन फैक्टर उसने ये देखा कि मरते वक्त सभी की आंतें टाइट थी, उसमें कचरा सभी की आंतों में पड़ा हुआ था। 200 लोग एक्सपायर्ड हुए, उसमें से 190 लोग ऐसे थे जिन्हों के आंतों में ट्रैफिक लगा हुआ था। तो उसने डेथ का रीज़न भी जान लिया कि मरते वक्त आदमी की आंतें फ्रीज हो जाती है। अगर आंतों में से चिपका हुआ मल निकाल लिया जाए तो हो सकता है मरीज की आयु बढ़ जाए, बच जाए। और ऐसा ही लास्ट एग्जाम्पल हम देख के आए हैं 103 साल में। 103 साल में जो मृत्यु की आयु हुई है कलयुग में, ये बोनस ही हम जी रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने ऐसी स्टडी भी पढ़ा भी है और एग्जाम्पल भी सोसाइटी में देखे हैं। तो गंदगी का निकलना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने ये इन्वेंशन किया कि सभी रोगों का मूल है गंदगी और गंदगी की सफाई करना ज़रूरी है, वो अगर 40 या 50 साल में गुजर जाएं तो हम उनका इन्वेंशन मानेंगे नहीं। ये जो एन.डब्ल्यू. वॉकर है उनका बर्थ डेट है 4/1/1986, 1886, 4/1/1886। मैंने उनकी डेथ डेट पहले देखी कि भाई डेथ डेट क्या है, तो उनकी डेथ डेट है 6/6/1985। कितने साल जिए? 99 साल जिए।
जिन्होंने ये शोध की है उन्होंने अपने जीवन का रहस्य भी जाना और खुद भी 99 साल तक स्वस्थ रहे हैं। तो ये है एनीमा का राज। इतना ज़बरदस्त भाई जी वेट देते हैं ना एनीमा को, ये खामखा नहीं है, ये बहुत एकदम सुंदर चीज़ है। और हमारे यज्ञ में भी जो भी हेल्थ के ऊपर आगे निकल चुके हैं ना, वो भी उनके वीडियोस भी आप देख लेना, कहीं ना कहीं एनीमा का जिक्र किया हुआ है। NW वोकर ने सारी पूरी किताब लिख दी इनके बारे में, बड़ी आंत के बारे में, बिग इंटेस्टाइन जिनको कहेंगे। उसने उसकी किताब में मेन 3 लाइन्स हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एवरी ऑर्गन्स, एवरी सेल्स and every gland is affected by the condition of the colon। क्या कहा उसने? Every organ, gland and cells in the body is affected by the condition of the colon। कोलोन की कंडीशन के आधार के ऊपर ही हमारे शरीर में हमारे हर एक ऑर्गन, वो चाहे इंटरनल हो या आउटर हो, ग्लैंड माना ग्रंथियाँ, जो भी थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, कोई भी प्रोस्टेट हैं, सारी ग्रंथियाँ भी उनके प्रभाव से बच नहीं सकती। अच्छी कंडीशन है तो अच्छा प्रभाव, बुरी कंडीशन है तो बुरा प्रभाव। अच्छी कंडीशन में लाने के लिए उनको साफ़ करो, कांच जैसा साफ़ कर दो, और फिर देखो ऑर्गन कैसे काम करने लग पड़ते हैं। दूसरी बात उसने बताई, कोलोन हेल्थ इज़ द की टू वाइब्रेंट लाइफ। क्या कहा उसने? कोलोन हेल्थ द की टू ए वाइब्रेंट लाइफ। लाइफ को वाइब्रेंट करने के लिए कोलोन जो है वो मास्टर की है हमारी। कोलोन को आप किस तरह से रखते हैं? हम अपने दिल का ख्याल रखते हैं, किडनी का ख्याल रखते हैं, लीवर का ख्याल रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थी जो चीज़ें हैं इंटरनल ऑर्गन, हम कहते हैं किडनी बिगड़ जाए तो काम खराब हो जाएगा, लीवर बिगड़ जाए तो काम खराब हो जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ और साइंटिस्ट भी ये बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो है बड़ी आंत। अगर बड़ी आंत को जो ठीक कर लिया जाए तो वहाँ से ही सारे रोगों का मूल इसमें पड़ा हुआ है। तो बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑयली ना खाएं, घी ना खाएं, वो ना खाएं, ये ना खाएं, वो करके हम अपने किडनी का ख्याल रखते हैं, लीवर का ख्याल रखते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आंतों का ख्याल रखना। और आंतों को किस तरीके से सफाई कर सकते हैं? पेट की पट्टी, सुतराउ पट्टी आती है 3 फीट की, 1 या 1.5 फुट चौड़ा पट्टा होता है, वो दिन में 3 या 4 बार चिपका के भी रख सकते हैं गीले कपड़े से, उनको निचोड़ के फिर आप बांध लो, ऊपर ड्रेस पहन लो, अपने घर के काम करते रहो। 3-4 बार अगर वो पेट की पट्टी भी अगर आपने बांध ली ना, तो भी पेट की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करती है। इतना कचरा निकलता है। पेट की पट्टी के साथ साथ आप सोए हुए हैं तो गले में भी एक छोटी 6 इंच की पट्टी भी बांध सकते हैं, यहाँ भी पट्टी को निचोड़ के 4-6 इंच की पट्टी को इसमें भी बांध सकते हैं फोरहेड के ऊपर, और छाती की पट्टी भी आती है। लेकिन मूलभूत महत्वपूर्ण बात यह है पेट की पट्टी। पेट की पट्टी अच्छी तरीके से दिन में 4 बार कर लेंगे तो वो भी कचरा निकालने का एक आसान तरीका है, और उनके काफ़ी सारे फायदे हैं। वो भी एक अलग टॉपिक ही है, उससे क्या बेनिफिट होते हैं वगैरह वगैरह। 3.5 दिन में मेरे पास सब्जेक्ट हैं, लगभग 60 सब्जेक्ट हैं, 60 सब्जेक्ट जो लेना पॉसिबल नहीं है। जितना भी मेन सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जल्दी जल्दी से प्रकाश डालेंगे। अभी तीसरी बात NW वोकर ने बताई कि ए मैन वू निग्लेट्स हिज कोलोन, ए मैन वू निग्लेट्स हिज कोलोन इज इंडीड ए मैन इन ट्रबल। जो अपनी आंतों को निग्लेक्ट करता है कि अरे कुछ भी डालो सब हजम हो जाएगा, वो सब भस्म हो जाएगा अंदर, तो निग्लेक्ट किया माना ए मैन इन ए ट्रबल। शायद करंट इन प्रेजेंट वो ट्रबल में न भी आए,
और उन्हें वो निश्चिंत होकर खाता पीता रहे, लेकिन इन फ्यूचर वो अपनी ही कब्र खोद रहा है। आगे के लिए कोई ना कोई मुसीबतों से उनको सामना करना पड़ता है। एलोपैथी में कोई ऐसे लेग्जेटिव दे के आंतों को साफ़ किया जाता है। गर्म पानी पी के कोई सुबह सुबह पेट साफ़ करता है। तो किसी भी चीज़ में गर्म पानी अगर हम भर लें तो गर्म पानी एक प्लास्टिक की बोतल में भी आप हर रोज़ भरेंगे ना, तो प्लास्टिक की बोतल का शेप बिगड़ जाता है लंबे समय के बाद। अगर ज़्यादा गर्म पानी भर लिया तो तुरंत ही बिगड़ जाता है। ऐसे प्लास्टिक की बोतल से भी नाजुक हमारी आते हैं। अभी हर रोज़ हम गर्म पानी डाल रहे हैं उसमें, उसके साथ अन्याय हो रहा है। और लंबे समय के बाद आपको इंस्टेंट फ़ायदा देखने को मिलेगा गर्म पानी डाल डाल के, लेकिन लंबे समय के बाद 60 साल 70 साल और वो बाद में जो आते हैं उनका पैरासिस्टिक मूवमेंट्स जिनको कहेंगे, उस मूवमेंट से मल को आगे धक्का लगाता है। आंत जो है बड़ी आंत, वो पैरासिस्टिक मूवमेंट्स लूज कर देता है वो। तो गर्म पानी की आदत छोड़ के 4-6 घंटे बिना पानी के रह के एनीमा सुबह अमृत वेला, मेरा शेड्यूल ऐसा है कि सुबह उठे 10 मिनट 5 मिनट पहले बाबा को थैंक यू कर लिया, गुड मॉर्निंग कर लिया पथारी पे बैठ के ही, बाद में तुरंत ही मैं एनीमा लेने जाता हूँ। 7 साल का यही शेड्यूल है मेरा। 100 ml 200 ml एनीमा ले लिया, फिर नहा धो के फ्रेश होके फिर आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा योग किया, सामान लिए और बाद में स्टडी सारा जो भी चलता है। तो वो आज के दिन भी शेड्यूल है। तो अच्छी आदत है। सुबह सुबह पानी की कोई ज़रूरत नहीं रहती। सुबह का सेशन जो है उठने के बाद, अगर पका हुआ रात को खाया हुआ है तो सुबह आपको क्रेविंग होगी पानी की कि भाई पानी थोड़ा चाहिए, क्योंकि एसिडिक बॉडी हो जाता है इसलिए। तो अगर रात को कच्चा भोजन खाएंगे, उसमें भी जो फल और जूसी चीज़ खाएंगे ना, तो बिल्कुल ही आपको पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कंडीशन ऑफ द बॉडी क्या है हमारी, एसिडिक लेवल है या बेसिक लेवल अल्कलाइन लेवल है, उसके आधार के ऊपर पानी डिमांड बॉडी करता है। अभी हमारा रस्म है शाम को पका हुआ खाने का, तो सुबह उठने के बाद तुरंत ही पानी याद आएगा, क्योंकि एसिडिक बॉडी डिमांड्स वाटर, ये तो डिमांड करेगा ही, तो तुरंत उनको देना भी पड़ेगा। बॉडी सर्वाइव करने के लिए पानी मांगेगा, तो पानी देना कोई गलत नहीं है। जब तक आप एसिडिक बॉडी के लेवल के ऊपर सेट है ना, तब तक पानी मांगता रहेगा। तो बेटर है कि आप एक घूंट पी कर कुल्ला करके गार्गल करके आप उनको निकाल दो, ठीक है। 7 बजने को आए हैं, टाइम भी अभी कम है, भोजन का भी समय हो चुका है। भूख लगी है या है? अभी तो पड़ा है दोपहर का। हाँ जी, 10-15 मिनट हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। उनसे पहले एक एनीमा के जो फ़ायदे हैं वो जल्दी से हम देख लेंगे। पाचन तंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपके जो प्रश्न पूछने हैं ना, उनके आंसर भी शायद इसमें छिपे हैं, तो हमारा वक्त बर्बाद न हो। तो एनीमा से पाचन तंत्र अधिक प्रभावी होता है। कोई पूछेगा कि पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा लंबे समय के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। नियमितता बनाए रखता है और कब्ज़ को रोकता है, कब्ज़ होने ही नहीं देता। हर रोज़ शायद अब एनीमा कर लेते हैं तो बिना कब्ज़ के पेट साफ तो बीमारी भी माफ़, और पेट सही तो आप सही। सुबह से लेकर शाम तक आप फ्रेश ही रहेंगे। सुबह 4 बजे हमें बाहर निकलना होता है ना, तो 4 बजे तो प्रेशर भी शरीर में नहीं बनता, राह देखनी पड़ती है 6 बजे 7 बजे। गाड़ी पे बैठ गए 7 बजे, रास्ते पे निकले तो हम बीके हैं, अपने जीवन में थोड़ी स्वच्छता वो वगैरह मानते हैं, तो कोई अलग टॉयलेट बाथरूम का यूज़ करना भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर एनीमा जब से आया है ना, तो वो प्रश्न ही ख़त्म हो गया। सुबह टॉयलेट नहीं लगी है तो भी 100 ml 200 ml चढ़ा लिया, पेट साफ हो गया और जर्नी आसान। अभी 36 घंटे यहाँ पहुँचते पहुँचते लग जाते हैं, कई बार ट्रेन में आते हैं तो 48 आवर्स भी कई बार लग जाते हैं। अभी आए तो सुबह हम 9 बजे निकले और रात को 3 बजे पहुँचे, मतलब कितना 18 घंटे। तो 18 घंटे में यूरिन आना या टॉयलेट आना वो टेंशन ही नहीं, एनीमा है तो। एनीमा सुबह कर लिया और रास्ते पे हम खाते पीते नहीं है ज़्यादा,
एक आधा नारियल पानी पी लिया या टोमेटो जूस साथ में रखते हैं तो टोमेटो जूस पी लिया, तो जर्नी में तो बिल्कुल कम खाने की आदत आशीर्वाद रूप है। बहुत मज़ा आता है जर्नी करने में। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और तीसरे फायदे, आंतों की सफाई से हमारी ऊर्जा कम होती है या बढ़ती है? बढ़ती है। शरीर द्वारा विटामिन पोषक तत्वों का अवशोषण ज़्यादा करता है। आंतें जो हैं, साफ आंतें तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें जो भी डालेंगे अंदर, मैंगो डालेंगे या कुछ भी चीज़ें अच्छी जो भी फल सलाद सब्जी डालेंगे उसमें न्यूट्रिशंस तो होंगे, विटामिन तो होंगे, उनको एब्जॉर्प्शन पावर क्या है, बढ़ जाता है, दीवारें साफ़ होती है तो। फिर एकाग्रता में सुधार आता है, हमारी एकाग्रता कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। लंबे समय तक हम सुन पाते हैं। पहले दिन जब आए हैं, एनीमा नहीं किया है तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा झेलना, इतना ज़्यादा नॉलेज कवर करना ये शायद कठिन भी लगे, लेकिन आफ्टर एनीमा भी आप देख लेंगे तीसरे दिन चौथे दिन आपको ये फ़र्क महसूस होगा। तो एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और कैंसर का जोखिम बहुत कम हो जाता है। सुनिए, ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। तंबाकू नहीं खाई, कुछ ऐसा गलत चीज़ नहीं खाया, फिर भी बहनों को कैंसर आता है। इनका कारण काफ़ी सारे और भी हैं। तो अगर आप एनीमा करते हैं तो बड़ी उम्र में कैंसर को झेलने का जोखिम लगभग 90%, 99% कम हो जाता है। कैंसर से बचे रहते हैं एटलीस्ट। तो ये तो सबसे बड़ा वरदान है। रक्तधारा में जो पीएच वैल्यू है हमारी, साइंस की भाषा में कहते हैं कि 7 और 7.5 के बीच में हमारा पीएच लेवल रहना चाहिए। उनसे कोई भी रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसे अल्कलाइन फूड तो हम खाने की आदत बचपन से नहीं डाली है, तो हमारा पीएच ऑलरेडी 7 के नीचे ही रहता है। तो इनके कारण थोड़ी थोड़ी दिक्कत हम झेलते झेलते आराम से जी लेते हैं। तो एनीमा लेने से पीएच लेवल को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है। कोलोन की सफाई से पूरे शरीर की सेहत में सुधार आता है। पर्टिकुलर शुगर के लिए नहीं है, पर्टिकुलर किडनी फेलियर के लिए नहीं है, पर्टिकुलर वेट लॉस के लिए नहीं है। शरीर की सारी बीमारियों के सुधार में कोलोन थेरापी ये जो है एनीमा की, वो हमें काम में आती है। शरीर में कहाँ भी दर्द है तो बेस्ट पेन किलर के तौर के ऊपर काम आता है। हाँ, पेट में मानो कि कब्ज हो गया, एसिडिटी हो गई, उनके कारण छाती में दुखना शुरू हो गया, कहाँ भी दर्द उठता है, घुटनों में दर्द उठता है, कंधों पे दर्द है, तो अच्छे तरीके से अगर आप एनीमा ले लेते हैं तो दर्द में कम होना ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। और हम समझते हैं कि भाई हम पेन किलर लेके दर्द को कम करें, इसलिए एनीमा को पेन किलर भी कहा जाता है। हाँ, सिर दर्द है, तुरंत एनीमा ले लिया, तुरंत ही आधे घंटे में तो आप हल्के हो जाएंगे, तो ये भी काम करेगा। शरीर में सूजन किसी भी प्रकार की है तो सूजन कम करने में भी एनीमा आपको काम में आएगा। चेहरे के ऊपर बहुत सूजन आ गई, पैरों में भी सूजन आ गई, तो वो बहन जिन्होंने एनीमा दिया था वो बुजुर्ग को, वो मेरे को बोली कि भाई जी एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मेरे ससुर के जो पिताजी हैं उनका पैरों में सूजन थी जब हॉस्पिटलाइज किया था, आँखों के नीचे भी सूजन थी, वो कैसे चली गई। मैंने कहा एनीमा जब लेते हैं ना तो सूजन भी कम होती है। वो हाथी जैसे पैर भी हो जाते हैं ना किसी किसी के, उनको फ़ोटो भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, भाई जी इसमें क्या करें। मैंने कहा 15 दिन जूस के ऊपर रहो और एनीमा सुबह शाम दोपहर जब भी वक्त मिले लेते रहो। 15 दिन के बाद उनके फ़ोटो नॉर्मल लेग के आ जाते हैं। तो ऐसे सूजन भी किसी भी प्रकार की हो, इंटरनल ऑर्गन की सूजन भी कम करता है डाइट के साथ। गहरी नींद आती है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। हाँ, नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं एनीमा का आदती इसलिए हूँ, आदती कहने में मुझे कोई रंज नहीं है, क्योंकि मेरी जो स्लीप की क्वालिटी है ना वो बहुत बढ़िया रहती है। 100 ml का एनीमा लिया और ये आँख बंद हो गई और 2 घंटे भी शायद नींद ली ना तो 2 घंटे में फिर से रिफ़्रेश हो गया। तो ये गहरी नींद लाने में भी आपको मदद करेगा। स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर आपका बढ़ाएगा। मतलब बच्चों को भी देंगे तो उनका मेमोरी पावर कम नहीं होगा लेकिन उल्टा बढ़ेगा। और इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है। इंट्यूशन पावर जो नेचुरल गॉड गिफ्ट हैं वो इंट्यूशन पावर में भी बढ़ोतरी करता है। क्या करे क्या ना करे, फाइनल डिसीजन लेने में भी हमें बहुत मदद करता है।
और कई क्रियाएं आगे आने वाली है, वो शुरुआत से भी हम जान सकते हैं, जिनको हम त्रिकालदर्शी कहते हैं, तो इंट्यूशन पावर में भी वो लाभ करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो दिमाग में है हमारी, सोचने की शक्ति बढ़ाता है, आगे की राह हमें दिखाता है, माइंड जो है वो बेहतर तरीके से काम करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी प्रभावित करता है। और एक कहावत है कि एनिमा इज़ नॉट अवर एनिमी। लोग तो उनके प्रति ऐसे देखते हैं कि एनिमा इज़ अवर एनिमी, हमारा दुश्मन है, अगर ये नहीं होता ना तो हम आज से ही साधना शुरू कर देते। तो एनिमा इज़ अवर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, नॉट ओनली फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड। तो उनको दोस्त के हिसाब से देखना है। एनिमा ऐसा शब्द वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब माँ, पीछे क्या लगा है, माँ लगा है। माँ जो बचपन से हमें बाहर से साफ करती आई है, नहलाना धुलाना, तो एनिमा हमें अंदर से सफाई करता है, वो हमारी आंतरिक सफाई करता है। तो उनको माँ का दर्जा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય છે કે એની માં એટલે કે બીજાની માં, બીજાની માં નહીં, એની માં છે મારી માં છે એવું કહેવાય છે। मतलब એની माँ वो मेरी माँ है, दूसरे की माँ नहीं है। माँ अच्छे तरीके से हमें सफाई करके फिर से नए जीवन का वरदान देती है। तो अंत में बस यही कहेंगे कि बर्तन मांजने के समय बहनें बर्तन बाहर से कम मांजती है, अंदर से ज़्यादा सफाई करती है। क्यों? कचरा बाहर ज़्यादा है या अंदर? अंदर। ये लॉजिक तो हमारे माइंड में सेट बैठ गया, लेकिन ये शरीर रूपी बर्तन को उल्टा काम करने लगे हैं हम। फलानी क्रीम लगाई, फलाना साबु लगाया, फलाना केमिकल के बिना का शैम्पू लेके आ गए। कितनी मूर्खता के साथ हम जी रहे हैं। जो बर्तन बाहर से साफ करने की इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, और अंदर ज़्यादा है, काम कर रहे हैं पूरे जीवन उल्टा, और इनके परिणाम स्वरूप ही कहीं ना कहीं योगी जीवन जीते जीते भी दर्दों का, बीमारी का सामना हमें करना पड़ता है। ये भी लॉजिक समझे तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि बर्तन को अंदर से साफ करो। छोटे मोटे प्रश्न उठते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन बार बार क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे तो कहेंगे कि क्वेश्चन मार्क, प्रसन्नता जिनको रहती है वो कभी प्रश्नचित नहीं बनते। मतलब ज़्यादा प्रश्नों में उलझेंगे तो प्रसन्नता नहीं रहेंगी और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको कोई ना कोई दिक्कत आएगी। लास्ट में 1 मिनट में मैं आशु भाई का एक्सपीरियंस एनिमा के बारे में लूँगा। आशु भाई प्लीज़ 1 मिनट में आप, और आप कब से एनडीएस में जुड़े हैं, शिविर कब अटेंड किया था, वो थोड़ा इन शॉर्ट बता दीजिए। हाँ जी, ओम शांति। लास्ट ईयर आए थे ये, यहाँ डेरे में प्रोग्राम हुआ था, नवंबर में हुआ था ना शायद, नवंबर में नहीं, नवंबर में हुआ था शायद, सितंबर को, हाँ थी, हाँ जी हाँ जी, 15 सितंबर 2023 को। तो तब से मेरा वेट था 90 kg, और जब से मतलब मैंने स्टार्ट किया एनडीएस का, और 4 दिन कैंप लगा था, 4 या 5 दिन, उसमें मेरा 2 kg वेट लूज़ हो गया था, मतलब 3-4 दिन के अंदर ही। तो उसके बाद हमने घर पे भी यही चीज़ स्टार्ट की। आज भी हमारे घर डेली ग्रीन जूस बनता है सुबह, और जो भी बाकी तो बताया कि क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह डलते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और मैंने 3 महीने के अंदर 18 kg अपना वेट लूज़ किया था, और 90 से 72 पे आया था। थैंक यू। और उसके बाद जो है ना, फिर थोड़ा बहुत 2-4-5 किलो मेरा ऊपर और भी गया, क्योंकि फिर हम लगातार वो चीज़ कर नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने दोबारा ये वाला सेशन आया, ज्वाइन किया, क्योंकि फिर दोबारा से वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, दोबारा से फिर हमें मोटिवेशन मिलता है कि वो सब चीज़ें करने का। तो अभी हम ग्रीन जूस तो पी रहे हैं, और अनीमा की बात है, अनीमा अभी भी हम डेली कर रहे हैं, बीच बीच में 2-4 दिन गैप आ जाता है। अनीमा के बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, कि अभी लास्ट 1 ईयर से ये वाला सब हुआ है। मतलब मेरी गुड़िया है 3 साल की छोटी, और उससे हमें 1 साल हो गया डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल छुड़वा दिए। वो आगे के सेशन में सर बताएंगे कि डेयरी प्रोडक्ट से क्या है। और पहले 3 साल की जब वो थी, हमें डॉक्टर के बहुत ज़्यादा जाना पड़ता था, कि कभी उसको इन्फेक्शन हो रहा है, कभी फीवर आ रहा है, कभी कुछ। और अभी लास्ट 1 ईयर से हम डॉक्टर के नहीं गए हैं। 3 साल की गुड़िया, और वो भी सुबह डेली ग्रीन जूस पी के जाती है,
और रो फूड बहुत ज़्यादा खाती है, जैसे खीरे हो गए, फ्रूट्स हो गए, खीरा बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो खाती है। और बाकी जैसे मैं और मेरी वाइफ दोनों उन्होंने भी लगभग 15 किलो कम किया है वेट, और काफ़ी प्रॉब्लम से भी हम जो है ना बाहर निकले हैं। ठीक है, सिर्फ वेट ही एक प्रॉब्लम नहीं है, वेट के साथ साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। ठीक है, जैसे कि थकान होना, काम में मन ना लगना, आलस आना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और काम ज़्यादा देर तक ना कर पाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उससे अनीमा से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें मिला है। और पेट साफ़ होता है, जैसे सर ने भी बताया, नींद बहुत अच्छी आती है, पेट साफ़ होता है, और बीमारी का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अनीमा से। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि अनीमा ज़रूर लगाएं, ये एक वरदान है जो इन्होंने दिया कि कभी भी मान लो कभी ऐसी प्रॉब्लम हो भी कि 10 दिन हो गए हमने अनीमा नहीं लगाया, और हमारी कोई प्रॉब्लम होगी, सिर दर्द है या कुछ भी ऐसा, हमें कुछ भी बॉडी में लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपने कुछ नहीं करना, 4-5 दिन लगातार अनीमा लगाना है, ग्रीन जूस पीना है, रो फूड पे जाना है, ऑटोमेटिक वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से हमें हेल्प मिली है। थैंक यू सो मच। आइए। ओम शांति। अश्विनी नरवाना से। तो मैं भी जैसे भाई जी आए थे हमारे भी 1 साल पहले, नरवाना से हूँ, तो वहाँ पे भी कार्यक्रम जैसे किया था, और मैं भी जैसे एनिमा जो है रेगुलरली जैसे मैं करता रहा हूँ। और जैसे भाई जी से पता चला विशाल जी तो बहुत ही एक्सपर्ट हो गए, तो ना महारथी हैं इतना तो हमें नहीं पता था, आज पता चला है पहली बार। इनको तो नंबर सभी लेके जाना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो इनसे पूछने का है। और लेकिन जैसे मैं सहजता से कैसे करता आ रहा हूँ, कई लोग घबरा ना जाएँ इस चीज़ से, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल जैसे आम जैसे हम बैठते हैं और वैसे बैठ के ही मैं इसको करता हूँ, जैसे 1 साल से मैं करते आ रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो जैसे ये लोग ही हैं, लेकिन मैंने अगर सिंपल से भी करेंगे तब भी उसके रिजल्ट आए हैं मुझे। मैं सिंपल बैठ के इतना मैंने नहीं किया, क्योंकि बाथरूम में इतनी लंबी चौड़ी जगह किसी के हो सकता है नहीं भी हो, दूसरे परिवार में हम कई बार बता भी नहीं सकेंगे। तो ऐसे में बाथरूम में आप बैठ तो सकते ही हैं। मैं ज़मीन पे बैठता हूँ, ज़मीन पे बैठ के ऊपर जैसे जो कप बोर्ड हमारा जैसे जो टॉयलेट शीट है, और उसके ऊपर जो हमारा ऊपर जैसे उसके रख लेते हैं, इतना तो सभी रख ही सकते हैं। उसके ऊपर रख के नीचे ज़मीन पे हम बैठ जाते हैं, उगड़ू बैठ जाते हैं। उगड़ू बैठ के जैसे भाई जी ने बताया वैसे डाल लेते हैं। और जैसे जैसे आप एक्सपर्टाइज होते जाएँ तो ये करने बड़े अच्छे हैं, इससे ज़्यादा साफ़ होगा। लेकिन अगर इनिशियली कोई ना कर पाए तो ये सिंपल में भी कोई हर्ज नहीं है। पानी में मैं 1.5 लीटर का डेली 1.5 लीटर का ही पूरा करता हूँ, पहले दिन से ही 1.5 लीटर ले रहा हूँ मैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसमें ऐसा ही दैट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या खा रहे हो, ये इस पर निर्भर करता है। मान लो मैं रोटियां खा रहा हूँ तो जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर मल ज़्यादा है। अगर हम फलाहार पे हैं या इस तरह से, आपको जो ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, है ना। तो मैं तो रेगुलर जैसे भाई जी की आदत है ना, सुबह उठते ही नहाते हैं, सबसे पहले जो है नीमा करता हूँ। इवन जबकि मैं फलाहार कर रहा हूँ फिर भी मैं ओनली फल पे ही, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट भाई जी से हमने सीखे, तो कभी फल पे 4-5 महीने सिर्फ फल पे भी रहा हूँ, कभी फल सब्जी। तो मुझे 1.25-2 साल हो गए हैं, मैं भी जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी। और इसमें जो बीके हैं उनके लिए भी खास बात क्या है, ये हमारी वृत्ति को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, अकेला ये हेल्थ के लिए नहीं है। हम जो है निर्विकारी बनना चाहते हैं तो जीभ की कब छोड़ेंगे हम, जीभ की तो हमारी सबसे ज़्यादा विकारी जीभ है, तो उसकी आदत कब छोड़ेंगे, कब शुरू करेंगे। ओम शांति। बहुत बढ़िया। अभी बस 10 या 15 मिनट हैं, तो उसमें 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। किसी का रह जाता है क्वेश्चंस तो हर दिन 15-20 मिनट एनिमा के लिए, क्वेश्चन के लिए अलग से रखेंगे। तो जिनको भी क्वेश्चन है वो हाथ खड़ा करें। हाँ जी, आप शुरू करें। ओम शांति। जैसे मैं अनीमा करता हूँ सुबह, तो एकदम मतलब दर्द होता है बहुत गुदा के अंदर, 30 सेकंड फिर रुक जाएगा, फिर मतलब थोड़ी देर बाद में फिर दर्द होता है। पानी रुकता नहीं, जो ही पूरा चढ़ा पानी। अब ये कह रहे हैं इतनी प्रैक्टिस करो, इतना तो है ही नहीं, जो ही पानी चढ़ा फिर मतलब अपने आप बाहर निकलने होता है। और इसमें सही टाइम कितना लगना चाहिए, मतलब पानी चढ़ने में सही मतलब उसका कितना टाइम? अभी आप डाइट किस प्रकार का लेते हैं?
पका हुआ भोजन दोनों टाइम बरोबर। तो पका हुआ भोजन लेते लेते, पका हुआ भोजन मतलब ज़्यादा गंदगी होने की संभावना, और ज़्यादा गंदगी को निकलने के लिए जब हम रूम भी वॉश करते हैं ना, ज़्यादा गंदगी है तो हाथों से जोर ज़्यादा देना पड़ता है गंदगी को बाहर निकालने के लिए। हमारी जो जीवनी शक्ति है ना, वो ज़्यादा जोर लगाती है उसके ऊपर, तो दर्द भी उठना वाजिब है। अगर आप डिज़ाइन फूड में चले जाएं, मानो कि यहाँ 4 दिन तो रहेंगे डिज़ाइन फूड में, आफ्टर 4 डेज़ आप फील करेंगे कि अभी वो जो दर्द हो रहा है उनसे आधे से ज़्यादा कम हो गया है, और पुराना जब तक पड़ा है तब तक थोड़ा थोड़ा दर्द उठता रहेगा, और बाद में जो रोगिस्ट आते हैं वो पूरी साफ़ हो जाने के बाद आपको वो दर्द नहीं उठेगा। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपकी आंतों में, मानो कि मेरे को फीसर का प्रॉब्लम था 2017 में, तो मैं जब भी एनिमा लेता था तो खून भी साथ में निकलता था, तो खून से मेरे पैरों में कमजोरी आ जाती थी। लेकिन एनिमा लगाता रहा 45 डे के बाद वो फीसर, फिस्टुला जो भी हैं मल मार्ग के रोग, वो सारे शांत हो गए, और उनके दुष्प्रभाव से मैं तुरंत बाहर निकल गया। वो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे को लगी कि अब मेरे को नीचे बैठना, ऊपर बैठना, लंबे समय तक बैठना, तो जिनको गुदा मार्ग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो स्कूटर पे भी ज़्यादा नहीं बैठ सकते, या फिर अगर खून निकलता है तो पैरों में झंझनाहट होना, ये सारी तकलीफ़ें हैं। तो अंदर कुछ भी बड़ी आंत डैमेज हुई पड़ी है तो भी हो सकता है कि आपकी जो थोड़ा बहुत दर्द उठता है तो गैस भी भरी हुई है, जहाँ दर्द है वहाँ गैस है, मतलब आपकी आंतों में गैस की जो गैस का प्रभाव है, वात का प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप एनिमा लेते लेते थोड़े दिन के लिए भी, नवरात्र है, शिवरात्रि है, जो भी कुछ फेस्टिवल्स आते हैं तो डिज़ाइन फूड में रहें, फलाहार करें, सब्जियों का आहार लें, और एक बार टोटल क्लीन हो जाए, और बाद में ये दर्द उठना बिल्कुल ही असंभव है। बरोबर है, बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जनरली एनिमा चढ़ाने के लिए अगर आप 1 बोतल चढ़ाएंगे, मेरे को 200 ml चढ़ाने में लगभग 20 या 25 सेकंड होते हैं, 20 या 25, वो तो ज़्यादा मैं कहूँगा, कई बार 10 सेकंड में तो 200 ml चढ़ जाता है। अंदर ट्रैफिक कितनी है, यहाँ से सिरसा से जींद जाएंगे, रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो 2 घंटा ज़्यादा लगेगा, ट्रैफिक कम है तो 1 घंटा 2 घंटा कम भी लगेगा, लगभग 1 या 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें तो पानी सारा चढ़ जाता है। ट्रैफिक ज़्यादा है तो कई बार पानी चढ़ने का नाम भी नहीं लेता, नली अपने आप बाहर निकल जाती है, तो कई बार पकड़ना भी पड़ता है नली को। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चंस? आइए। हाँ, जब आप स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, तो 50 ml भी काफ़ी है। अगर बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, ऑर्गन्स अभी टोटल क्लीन नहीं हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि 5000 ml भी कम है। एनिमा टेक्स एनी टाइम्स एंड एनिमा टेक्स मेनी टाइम्स, ये उनका स्लोगन है। कोई कहता है खाने से पहले लेना है कि खाने के बाद में ले सकते हैं, कभी भी एनिमा टेक्स एनी टाइम्स, कभी भी रात को 2 बजे उठकर भी ले सकते हैं, दोपहर में भी ले सकते हैं, शाम के अभी 7:15 बजे हैं तो शाम के 7:15 बजे भी ले सकते हैं, कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। सुबह अवश्य लेना है, बस ये कंडीशन है, सुबह अवश्य लेना है, बाकी अपने हिसाब से प्रयोग करते रहना है। तो 200 ml भी काफ़ी हो जाता है। जब थोड़ी स्वच्छता के तरफ 2 कदम आगे बढ़ा लेते हैं तो छोटे छोटे एनिमा करने तो अच्छी बात है। और दूसरा, जब अब आप स्वस्थ हैं, अच्छा खा रहे हैं, डिज़ाइन में खा रहे हैं, बाद में आप एनिमा ज़्यादा लेंगे तो होगा क्या, जो अच्छी चीज़ें जिसमें से शरीर को न्यूट्रिशंस चाहिए, उनको नरिशमेंट चाहिए, वो तुरंत ही माल निकाल लेते हैं बाहर। तो इनके कारण कमजोरी की जो फरियाद करता है ना कि कमजोरी आ गई, अरे अभी तो आपने आम खाया, अभी तो आपने केला खाया, वो प्रोसेस में है। प्रोसेस में जाते जाते बड़ी आंत में जब वो रुकता है तो बड़ी आंत में भी लंबे समय तक रहता है खुराक जो है वो, उसमें भी उनका शोषण होता है, खून में मिलता है, पानी के जरिए वो खुराक बड़ी आंत से शरीर में जाता है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ भी
कुछ एब्जॉर्ब होती है तो उनको जल्दी से पहले से निकाल ले तो हमें न्यूट्रिशंस नरिशमेंट नहीं लगते हैं, तो बाद में उनकी मात्रा कम कर देना लाभदायी है। जिन लोगों को कम भोजन में, थोड़ा भोजन में ज़्यादा एनर्जी के साथ जी रहे हैं उनके लिए कोई दुविधा नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम देखने जाएं तो 100 में से 80 लोगों को एनीमा की मात्रा, उनकी सावधानियां, एनडीएस की सावधानियां का एक लेक्चर रहेगा, उसमें ये सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे कि आप कहाँ भी फंसे नहीं, ओवरऑल बातें बताई जाए।